जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो यानी कि प्रत्येक वीडियो आप तक सीधा पहुँच सके। आप लोग ये बता दूँ कि हर रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट का यानी कि 6, 7, 8 किसी तीनों में से किसी सब्जेक्ट का एक वीडियो डेली अपलोड करता हूं, 1 से 2 वीडियो। तो आप लोग डेली वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। और ये विषय विज्ञान से लिया गया है और चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि चैप्टर 1 है जल और जंगल। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में आपका दिया गया है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। क्या में दिया गया है कि वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो ये क्या होगा? तो वर्षा जल का चरम स्रोत है, हाँ वास्तविक में ये सही है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ख में दिया गया है कि नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, नहीं, नदियों का जल ही एकमात्र सिंचाई का साधन नहीं होता है। कुआं भी होता है, नलकूप भी होता है और अनेक साधन होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण इलाके के निवासी ही करते हैं, तो ये भी गलत है। ये जल की जो समस्या होता है वो ग्रामीण इलाका में तो बहुत कम ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो शहर में होता है, यानी कि ये कथन भी आपका सही नहीं है, यानी कि असत्य है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन 2 में आपका दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन 2 में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या में दिया है कि भौम जल प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? भौम जल प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ प्रथा नहीं होगा, यहाँ तथा की जगह प्रथा लिखा गया है, ये तथा है। तो भौम जल प्राप्त करने के लिए हम लोग कुआं का और नलकूप का भी उपयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कुआं नलकूप। तो इसमें आपका लिखा जाएगा कुआं, इसमें कुआं लिख देना है, इसमें नलकूप लिख देना है। चलिए अब खा की ओर चलते हैं। जल की 3 अवस्थाएं, खाली स्थान दिया गया है जल और वाष्प। तो जल की 3 अवस्थाएं क्या क्या होता है? तो ठोस, द्रव और गैस, इसमें आप लोग लिख दीजिएगा। तीसरा यानी कि ग में दिया गया है भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है? तो जल भौम स्तर कहलाती है, यानी कि भौम जल स्तर कहलाता है। नेक्स्ट है ये जो आप देख रहे होंगे ये प्रश्न, बर्फ, जल और वायु लिखा हुआ है, यानी कि ठोस, द्रव, गैसीय हुआ। देखिए ये क्या हो गया, बर्फ क्या है? ये ठोस है। जल क्या है? तो द्रव है। और वायु क्या है? तो गैस है। तो या ठोस, द्रव, गैस लिख सकते हैं, या बर्फ, जल या वायु लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है समझाइए कि भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरती है, जल पृथ्वी पर बने, इधर कुछ छूट तो नहीं न रहा है, नहीं, ठीक है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरती है, जल पृथ्वी पर बने गड्ढे, तालाबों, नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जमा हो जाता है। और भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्पंदन कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे कि भूमि के अंदर जल के रिसाव को क्या कहते हैं?
तो अंतः स्पंदन कहते हैं। अंतः स्यंदन की क्रिया धीरे धीरे होती है। खेतों का पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण भौम, यहाँ पे होगा भौम जल की पुनः परिपूर्ति होती है। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन 4 दिया गया आपका कि भौम, यह भीम नहीं भौम, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, समझते हैं कि क्या कारण है कि भौम जल स्तर दिन पर दिन गिरते जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये बात सच है कि आज के दिनों में भौम जल स्तर नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण वनों की कटाई होना। वनों की कटाई होने से वर्षा कम होती है और भौम जल को पुनः परिपूर्ति नहीं हो पाती है। दूसरा कारण औद्योगिकीकरण, जिसके कारण कल कारखाने में भूमि जल का उपयोग अधिक होना। साथ ही साथ वायुमंडल पर दूषित सड़कों का निर्माण अधिक होना, जिससे जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर रुक जाता है। सिंचाई के लिए भौम जल का प्रयोग होना। जल की वर्षा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ प्रिंटिंग में, जल की वर्षा जिससे ज़्यादा जलवाष्प बन जाते हैं। तालाब को खेत में बदलना, जिसके कारण पानी का जमाव नहीं हो पाता है। ये सब कारण से भौम जल का स्तर नीचे गिर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को क्या करना है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, जिससे कि भौम जल स्तर बना रहे। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। यदि कम से ऐसा आप लोग को एक कदम उठाना है बगीचे को लगाते समय कि कम से कम जल का उपयोग हो, और आप कैसे उसको रख रखाव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कि बगीचे लगाने के लिए जल का कम उपयोग तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दें, ताकि पानी बर्बाद ना हो। पेड़ों के चारों ओर मिट्टी का बांध बना दें, ताकि पानी जड़ को प्राप्त हो और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो, पानी इधर उधर बहकर बर्बाद ना हो। तो इस प्रकार हम लोग पानी को अधिक उपयोग करने से बचा सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम लोग वनों से प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिए, वन से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लाह, शहद, भौम जल और विभिन्न प्रकार के जंतु की प्राप्ति होता है। चलिए, आशा है कि आप लोग इस प्रश्न को आंसर भी आप लोग देख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों, समझाइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस प्रश्न का आंसर। देखिए, वनों में घास जो छोटे छोटे जीवों का भोजन है, घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है। सूखी पत्तियां सड़कर मस बनने में सहायता करते हैं। मृत जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधे के पोषक में सहायक होते हैं। वनों के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लकड़ियाँ मानव के उपयोगी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों की हर एक चीज़ें
चाहे वह सूखी पत्तियाँ ही क्यों न हो, हमारे लिए उपयोगी है। जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर है। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? अपघटक किसे कहते हैं? ये वन और जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका छोटे छोटे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। याद रखना है कि जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसे अपघटक भी कहते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देती है और ये पौधों के पोषण में सहायक होती है। नए नए पादपों का जन्म होता है और शाकाहारी जंतुओं के लिए भोजन होता है। मांसाहारी जीव को लाभ होता है, अतः जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये अंतिम प्रश्न होगा इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। यानी कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बनाए रखता है वन, उसी को हम लोग को समझना है और समझाना है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो वातावरण में चला जाता है, और फिर जीव जंतु श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और जो भी पढ़ने के लिए आपके घर में बालक बालिका है आसपास में और रिश्तेदारों के पास, उन बच्चों तक ये वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।